महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013। ये अधिनियम विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 की विशाखा गाइडलाइन के अनुसार में बनाया गया है। तो ये मामला क्या था, एक महिला थी भवरी देवी नाम की, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता थी, जो कि बाल विवाह और दहेज प्रथा के विरुद्ध कार्य कर रही थी। उसने एक गुज्जर समुदाय के विवाह को रोकने के लिए कार्रवाई की थी, इसीलिए उस समाज के लोगों ने इसके साथ सामूहिक बलात्संग किया था। तो ये विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का मामला आपराधिक हमले से संबंधित ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अपन को ये लिखना है कि ये कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मामला था। ये मामला था आपराधिक हमले से संबंधित थी। लेकिन जब इस मामले में निचली अदालतों ने साक्षी के अभाव में जब अपराधियों को छोड़ दिया था, तो एक गैर सरकारी संस्था विशाखा ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। उसके परिणामस्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की थी और केंद्रीय और राज्य सरकार को भी ये निर्देश दिया था कि वो इससे संबंधित कानून बनाए। तो 2013 में जाके ये कानून बना, जो कि केंद्रीय लेवल का है। तो ये अधिनियम संख्या 14 है। 22 अप्रैल 2013 को ये राजपत्र में प्रकाशित हुआ और 9 दिसंबर 2013 से ये प्रवर्तन में है। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण के लिए और लैंगिक उत्पीड़न के परिवादों के निवारण के लिए तथा उससे संबंधित और आनुषंगिक विषयों के उपबंध करने के लिए इस अधिनियम को बनाया गया है। लैंगिक उत्पीड़न से संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन गरिमा से जीवन व्यतीत करने के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है और साथ में ही किसी भी वृत्ति, व्यवहार और व्यवसाय, व्यापार या कारोबार को करने के अधिकार, जिसके अंदर लैंगिक उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित वातावरण का अधिकार भी है, इन सब चीज़ों का उल्लंघन होता है। इसलिए इस अधिनियम को पारित करने की आवश्यकता है। और इसके साथ में एक अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय द्वारा सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त एक मानवाधिकार है, जिसके अनुसार महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण और गरिमा से कार्य करने का अधिकार है। और महिलाओं को किसी भी प्रकार के विभेदों से दूर करने संबंधित अभिसमय को प्रभावित करने के लिए भी इन अभिसमयों को भारत सरकार द्वारा 25 जून 1993 को अनुसमर्थन किया गया था। तो इसके प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए भी अधिनियम बनाना समीचीन था। भारत गणराज्य के 64वें वर्ष में संसद द्वारा ये अधिनियम पारित किया गया। अध्याय 1 प्रारंभिक है। इसकी धारा 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ बताया हुआ है, जिसका संक्षिप्त नाम होगा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध प्रतितोष अधिनियम 2013। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है और ये तब 9 दिसंबर 2013 से प्रवर्तन में आया है, जिस तारीख को केंद्रीय सरकार ने राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा तय किया था। अब धारा 2 में परिभाषा दी हुई है। तो क में दिया हुआ है व्यतीत महिला की परिभाषा। तो इससे अभिप्रेत है दो तरह की डेफिनेशन है, एक तो कार्यस्थल के संबंध में और एक निवास गृह के संबंध में। तो कार्यस्थल के संबंध में तो किसी भी आयु की ऐसी महिला जो चाहे नियोजित हो या नहीं हो। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी कार्यस्थल पर कोई महिला जो नियोजित है, तब तो उसको व्यतीत महिला मानी जाएगी। लेकिन मान लो उस कार्यस्थल पर कार्य करने वाले किसी प्रत्याशी द्वारा ऐसी महिला के साथ उत्पीड़न किया जाता है जो कि वहाँ नियोजित नहीं है, बल्कि वहाँ जो अपना काम करवाने आई है, उस महिला के साथ अगर लैंगिक उत्पीड़न किया जाता है तो वो व्यतीत महिला में आएगी। तो एक तो वो महिला जो वहाँ नियोजित है, कार्य कर रही है, या जो नहीं है वो भी व्यतीत महिला में सम्मिलित होगी। तो ऐसी महिला अगर प्रत्याशी द्वारा लैंगिक उत्पीड़न का कार्य किए जाने के का अभिकथन करती है। और दूसरा है कोई ऐसे निवास गृह या गृह के संबंध में कोई भी किसी भी आयु की ऐसी महिला जो कि उस निवास गृह या गृह में नियोजित है। तो किसी निवास गृह में महिला का नियोजित होना जरूरी है, लेकिन वो किसी भी आयु की हो सकती है। अब खंड ख में समुचित सरकार की डेफिनेशन दी हुई है। तो किसी कार्यस्थल के संबंध में केंद्रीय सरकार या फिर संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या फिर प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतः विभागतः वित्तपोषित अगर कोई भी कार्यस्थल है तो वो केंद्रीय सरकार समुचित सरकार समझी जाएगी। और मान लो अगर राज्य सरकार द्वारा स्थापित है तो वो राज्य सरकार समुचित सरकार समझी जाएगी। तो क्राइटेरिया क्या है कि कोई भी कार्यस्थल जो है या तो स्थापित या स्वामित्वाधीन या फिर नियंत्रण या फिर प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित, चाहे वो पूर्णतः हो या फिर भागतः हो। अगर केंद्रीय सरकार ये सब कर रही है तो उसके संबंध में समुचित सरकार केंद्रीय सरकार होगी, और अगर राज्य सरकार ये सब कर रही है तो राज्य सरकार समुचित सरकार होगी। तो पहले पॉइंट में तो कार्यस्थल के संबंध में बात की गई थी। अब खंड 2 में बात की गई है। खंड 1 के अंतर्गत न आने वाले कोई भी कार्यस्थल के संबंध में जिस भी राज्य क्षेत्र के भीतर वो कार्यस्थल पड़ता है, उसके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार होगी। तो पहले पॉइंट में तो बात हो गई सारे सरकारी कार्यस्थलों के बारे में। अब दूसरे खंड में बताया है कि कोई भी प्राइवेट कार्यस्थल है या फिर जो निवास गृह में कार्य करने वाले लोग हैं, उनके लिए समुचित सरकार कौन होगी। तो जिस भी राज्य क्षेत्र में ऐसा कार्यस्थल है उसके लिए वो राज्य सरकार समुचित सरकार हो जाएगी। अब ग में अध्यक्ष की परिभाषा दी हुई है। तो धारा 7 की धारा 1 के अधीन नाम निर्दिष्ट कोई भी स्थानीय परिवार समिति का अध्यक्ष कहलाएगा। अब ग में बताया हुआ है कि जिला अधिकारी कौन होगा, वो जो धारा 5 के अधीन अनुसूचित किया जाए। अब ड में बताया हुआ है घरेलू कर्मकार की क्या परिभाषा होगी। तो कोई भी ऐसी महिला जो कि गृह में पारिश्रमिक के लिए कार्य कर रही हो, चाहे नकद में दिया जा रहा हो या फिर वस्तु में पारिश्रमिक दिया जा रहा हो, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से या फिर किसी अभिकरण के माध्यम से नियोजित की गई हो, या तो खुद वो काम कर रही हो या फिर कोई अभिकरण है जिसके माध्यम से वो कार्य कर रही हो, कोई एजेंसी के माध्यम से अगर कार्य कर रही हो, या वो स्थायी, अंशकालिक या पूर्णकालिक आधार पर नियोजित हो, परमानेंट हो, चाहे स्थायी हो, अंशकालिक हो या फिर पूर्णकालिक हो, किसी भी तरीके से नियोजित है तो वो महिला घरेलू कर्मकार कही जाएगी। लेकिन इसके अंतर्गत नियोजक के कुटुंब का कोई सदस्य नहीं है, क्योंकि आप अपने घर के किसी सदस्य के साथ अगर नौकर जैसा व्यवहार कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका घरेलू कर्मकार बन जाएगा। अब जो हमें कर्मचारी की परिभाषा दी हुई है, तो कोई भी कार्यस्थल के संबंध में अगर कोई व्यक्ति जो कि प्रत्यक्ष रूप से किसी अभिकर्ता के माध्यम से, इसके अंतर्गत ठेकेदार भी सम्मिलित है, किसी ठेकेदार के अंतर्गत कोई कर्मचारी कार्य कर रहा है तो वो भी कर्मचारी होगा। और चाहे प्रधान नियोजक को जानकारी हो या ना हो कि आप कोई कर्मचारी हो, प्रधान नियोजक की जानकारी होना जरूरी नहीं है। अगर हो तो भी सही, नहीं हो तो भी चलेगा। लेकिन आप या तो नियमित, अस्थायी, तदर्थ या दैनिक मजदूरी के आधार पर, चाहे आप पारिश्रमिक पा रहे हो या नहीं पा रहे हो, स्वेच्छा से कार्य कर रहे हो फिर अन्यथा कार्य कर रहे हो, चाहे नियोजन के जो आपके निबंधन हैं वो अभिव्यक्त रूप से बताए हुए हैं या फिर विवक्षित हो, या निबंधन तय ना भी हो, और इसके अंतर्गत कोई भी सह कर्मकार, कोई संविदा कर्मकार, परिवीक्षाधीन व्यक्ति अगर किसी को प्रोबेशन पे छोड़ा गया है और उसका कोई नियोजन किया जा रहा है तो वो व्यक्ति शिक्षु, प्रशिक्षु या किसी भी अन्य नाम से आप ज्ञात हो और नियोजित हो किसी कार्यस्थल पर, तो आप कर्मचारी हो।
अब 6 में दी हुई है नियोजक की डेफिनेशन। तो इसके खंड 1 में बताया हुआ है कि समुचित सरकार या फिर किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी भी विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट के संबंध में ऐसी किसी भी जगह का प्रधान, और ऐसा कोई प्रधान नहीं है तो अन्य कोई अधिकारी जो कि समुचित सरकार या फिर स्थानीय प्राधिकरण विनिर्दिष्ट कर दे, वो नियोजक होगा। अब खंड 2 में बताया हुआ है कि खंड 1 के अंतर्गत आने वाले किसी भी कार्यस्थल के संबंध में उस कार्यस्थल के प्रबंध, पर्यवेक्षण या नियंत्रण के लिए उत्तरदायी कोई भी व्यक्ति, मतलब पहले खंड में तो बात हो रही थी सरकारी संस्थानों के बारे में, और खंड 2 में बताया हुआ है किसी प्राइवेट संस्थान या फिर के संबंध में कौन होगा नियोजक। तो उस कार्यस्थल के लिए जो भी प्रबंध, पर्यवेक्षण या नियंत्रण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति है वो नियोजक होगा। अब स्पष्टीकरण में बताया हुआ है कि प्रबंध से क्या तात्पर्य है। तो किसी भी संगठन के संबंध में नीतियों की रचना या फिर उसके प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या फिर बोर्ड या फिर समिति प्रबंध के लिए चलाई जा सकती है। अब खंड 3 में बताया हुआ है कि खंड 1 या 2 के अंतर्गत आने वाले किसी भी कार्यस्थल के संबंध में अपने कर्मचारियों के संबंध में कोई भी संवेदनाजन्य बाध्यताओं के निर्वहन के लिए करने वाला जो व्यक्ति है वो भी नियोजक माना जाएगा। मतलब मान लो कि कोई भी सरकारी या फिर प्राइवेट या फिर किसी भी तरह की संस्था है, उसके लिए कोई भी व्यक्ति जो कि कर्मचारियों की से संबंधित जो भी संवेदनाजन्य बाध्यताएं हैं उनका निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी है, मतलब उसने खुद ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कर्मचारियों से और वो बाध्य है उन संविधाओं से, तो वो व्यक्ति नियोजक कहलाएगा। चौथा बच्चा बताया है कि किसी भी निवास गृह या फिर गृह के संबंध में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि ऐसे नियोजन से फायदा प्राप्त कर रहा हो या फिर ऐसे घरेलू कर्मकार को नियोजित करता हो, चाहे ऐसे नियोजित कर्मकारों की संख्या, समय अवधि, किस्म, नियोजन की प्रकृति और घरेलू कर्मकार द्वारा निष्पादित किए गए कार्यकलापों पर ध्यान दिए बिना, मतलब कि कितनी भी संख्या हो, कैसे भी समय, कितने भी किसी भी क्वालिटी का कर्मचारी हो, उस कर्मचारी से जो भी या तो नियोजित उसको कर रहा है या फिर उस नियोजन से फायदा प्राप्त कर रहा है वो समझा जाएगा नियोजक। अब जब बताया हुआ है कि आंतरिक समिति से धारा 4 के दिन गठित परिवार समिति अभिप्रेत है, और जहाँ बताया हुआ है कि स्थानीय समिति से धारा 6 में गठित स्थानीय परिवार समिति अभिप्रेत है। में बताया हुआ है कि सदस्य से आंतरिक समिति या फिर स्थानीय समिति का सदस्य अभिप्रेत है। में बताया विहित से नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। में बताया हुआ है कि पीठासीन अधिकारी कौन होगा। तो धारा 4 की धारा 2 के अधीन नाम निर्दिष्ट आंतरिक परिवार समिति का पीठासीन अधिकारी। तो आंतरिक परिवार समिति का होती है नियोजक बनाता है जो समिति, उसको आंतरिक परिवार समिति कहते हैं। तो उसमें होता है पीठासीन अधिकारी। ड में बताया हुआ है कि प्रत्यार्थी से कौन अभिप्रेत है, जो कि जिसके विरुद्ध व्यतीत महिला परिवार करे, धारा 9 के दिन। अब ढ में लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा दी हुई है। तो ऐसा कोई निंदनीय लैंगिक रूप से नियत व्यवहार जिसमें कि चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर ऐसा लैंगिक व्यवहार करने का तात्पर्य प्रदर्शित करता हो, ये सब ऐसी जो भी कार्य होंगे इनमें सम्मिलित है, जैसे कि शारीरिक संपर्क या फायदा उठाना, दूसरा है लैंगिक पक्षपात की मांग या अनुरोध करना, तीसरा है लैंगिक आर्थिक टिप्पणियां करना, चौथा है कोई अश्लील साहित्य दिखाना, पांचवा है कि लैंगिक प्रकृति का अन्य कोई भी निंदनीय शारीरिक, शाब्दिक या गैर शाब्दिक आचरण। अब गणना में कार्यस्थल की परिभाषा दी हुई, वापस दी हुई कि इसमें क्या क्या सम्मिलित है। तो पहला तो ऐसा कोई भी विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थान, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट जो कि समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी सरकारी कंपनी या किसी निगम या फिर सहकारी सोसाइटी द्वारा स्थापित हो, या तो स्थापित हो या फिर उसके स्वामित्वाधीन हो, या तो उसका नियंत्रण हो, या फिर पूर्ण या फिर भाग रूप से या फिर प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से उनको इनके द्वारा निधियाँ प्रदान की जाती है, तो वित्त पोषित किया जाता है। तो पहले में सारे एक तो सरकारी या फिर स्थानीय प्राधिकरण या फिर किसी सरकारी कंपनी या फिर किसी भी निगम या फिर सहकारी सोसाइटी की कोई भी संस्था। अब दूसरे में बताया कोई भी प्राइवेट सेक्टर या संगठन या प्राइवेट उद्यम, उपक्रम, उद्यम, संस्था, स्थापन, सोसाइटी, न्यास, गैर सरकारी संगठन, यूनिट या सेवा प्रदाता, ये सब चाहे किसी भी कार्य में लगे हो, चाहे वो वाणिज्यिक हो या वृत्तिक हो या फिर व्यावसायिक हो, शैक्षिक हो, मनोरंजन हो, औद्योगिक हो, स्वास्थ्य, वित्तीय, किसी भी तरह के क्रियाकलाप में लगे हों जिसमें चाहे तो उत्पादन, प्रदाय, विक्रय, वितरण या सेवा किसी भी तरीके से ये कार्य कर रहे हो। तीसरे में अस्पताल या फिर कोई भी परिचर्या घर, मतलब हॉस्पिटल या नर्सिंग होम। चौथे में है कोई भी प्रशिक्षण, खेलकूद या से संबंधित कोई भी अन्य क्रियाकलापों के लिए प्रयुक्त कोई भी खेलकूद संस्थान, स्टेडियम, खेलकूद कॉम्प्लेक्स या फिर प्रतिस्पर्धा क्रीड़ा का स्थान, चाहे वो आवासीय हो, चाहे उनकी वहाँ पे लोग रहते हो या फिर नहीं, मतलब या तो हो सकता है कि यहाँ पे लोग रह के प्रशिक्षण प्राप्त करें या फिर डेली आते जाते, ऐसा कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर सोचो वहाँ रहते होंगे लोग तो वहाँ पे फिर मतलब कि हाउस वर्कर भी होंगे, इसलिए यहाँ स्पेसिफिकली अलग से बताया है कि अगर आवासीय है चाहे नहीं भी है तो भी अगर किसी को संस्था वो कार्यस्थल में आएगी। पाँचवें बताया हुआ है कि नियोजन से प्रोद्भूत या फिर उसके प्रक्रम के दौरान किसी भी कर्मचारी को अगर किसी भी भ्रमण के लिए ले जाया जा रहा है तो वो स्थान जहाँ उसको भ्रमण के लिए ले जाया गया है, और इसके अंतर्गत यात्रा के लिए अगर नियोजक द्वारा कोई भी परिवहन उपलब्ध कराया जा रहा है तो वो जो परिवहन है उसको भी कार्यस्थल माना जाएगा। मतलब अगर आप गाड़ी में कहीं जा रहे हो तो वो भी कार्यस्थल है, वहाँ पे भी अगर आपके साथ कोई लैंगिक उत्पीड़न होता है तो वो भी कार्यस्थल समझा जाएगा, और अगर आपको जहाँ घुमाने ले जाया जा रहा है वहाँ पर भी उस प्लेस पर भी अगर कुछ होता है आपके साथ तो वो भी कार्यस्थल माना जाएगा। छठे में बताया है कि कोई निवास गृह या फिर गृह, तो ये उसके लोगों के लिए, घरेलू कर्मकारों के लिए। अब लास्ट डेफिनेशन तो है इसमें दिया हुआ है असंगठित सेक्टर क्या होता है। तो ऐसा उद्यम जहाँ पे 10 से कम लोग कार्य कर रहे हो। तो इसकी पूरी डेफिनेशन है ऐसा कोई उद्यम जिसमें कि व्यष्टियों या फिर स्वनियोजित कर्मकारों द्वारा स्वामित्वाधीन है, कोई उद्यम है जो कि किसी इंडिविजुअल द्वारा या फिर स्वनियोजित कर्मकारों के स्वामित्व के अधीन है। कोई भी छोटा सा उद्यम जिसको स्वामी कौन है, कोई व्यक्ति है, मतलब लोग या तो व्यक्ति खुद उसका स्वामित्व में ले रखा है या फिर किसी वर्कर को नियुक्त कर रखा है जो कि स्वनियोजित वर्कर है, वो उसका स्वामित्व कर रहा है और उसमें काम क्या हो रहा है, किसी माल का उत्पादन हो रहा है या विक्रय हो रहा है, फिर सेवा का प्रदान किया जा रहा है, और उस उद्यम में जो कर्मकार नियोजित है उनकी संख्या 10 से कम है। तो अब मान लो कि मैं कोई उद्यम चला रही हूँ जिसमें 10 से कम कर्मचारी है, और या तो मैं अपने आप कर रही हूँ, तो किसी को एम्प्लॉय करके उसको हेड बना रही हूँ और वो चलवा रहा है, तो वो उद्यम भी कार्यस्थल में इंक्लूड होगा और उसको कहेंगे असंगठित सेक्टर। अब आ जाते धारा 3 में, इसमें लैंगिक उत्पीड़न का निवारण। तो इसमें रोका गया है कि कोई भी लैंगिक उत्पीड़न नहीं किया जाए किसी भी कार्यस्थल पर। तो इसके उदाहरण बताया कि किसी महिला का किसी कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न नहीं होगा। तो बस ये तो एक डिक्लेरेशन किया हुआ है। उदाहरण 2 में बताया कुछ परिस्थितियां बताई हुई है जिनके साथ अगर लैंगिक उत्पीड़न जुड़ जाता है तो उसको भी लैंगिक उत्पीड़न ही माना जाएगा। तो ये परिस्थितियां कौन कौन सी है, पहला है कि कोई भी लैंगिक उत्पीड़न इसलिए कर रहा है ताकि किसी महिला के साथ कि उसको नियोजन में कोई अधिमानी व्यवहार किया जाएगा उसके साथ, या फिर उसका वचन दिया जा रहा है कि आपको किसी भी तरह की प्रेफरेंस दी जाएगी। अब दूसरे में बताया है कि किसी महिला को अगर नियोजन में अहितकर व्यवहार करने या फिर उसकी धमकी देने के साथ लैंगिक उत्पीड़न किया जा रहा है।
तीसरे में है कि किसी भी तरह का वर्तमान या फिर भावी नियोजन की परिस्थिति के बारे में किसी भी प्रकार का स्पष्ट या फिर गर्भित धमकी दी जा रही है आपको कि आपकी जो वर्तमान परिस्थिति में आप काम कर रहे हो उसको बदला जाएगा या फिर भविष्य में आपकी कोई परिस्थिति में बदलाव किया जाएगा। और चौथा है कि उसके लिए कोई किसी कार्य में हस्तक्षेप करना है, उसके लिए कोई अभित्रास में या फिर आपराधिक या फिर शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण सृजित करना। और पांचवा है कि उसके स्वास्थ्य या फिर सुरक्षा को प्रभावित करने वाला कोई भी अपमानजनक आचरण करना। तो अभी तक धारा 3 मेन थी इसलिए क्योंकि इसमें बस एक डिक्लेरेशन दी थी कि किसी भी महिला के साथ लैंगिक उत्पीड़न कार्यस्थल पर नहीं होगा। और इसके साथ एक तो लैंगिक उत्पीड़न की डेफिनेशन पढ़नी है अपन को एन में दी हुई है, जैसे कि लैंगिक उत्पीड़न की डेफिनेशन और ये सब लैंगिक उत्पीड़न किस परिस्थितियों में हो सकते हैं, ये धारा 3 की धारा 2 में बताया हुआ है। अब बताया चैप्टर 2, इसमें बताया हुआ है आंतरिक परिवार समितियों का गठन कैसे होगा। तो इसके अंदर भी एक ही धारा है, धारा 4। और आंतरिक परिवार समिति में भी कुल 4 सदस्य और पीठासीन अधिकारी को मिलकर ये समिति गठित होती है, तो वो भी 4 होते हैं मिलकर। तो किसी कार्यस्थल का नियोजक, तो मैंने पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें वर्क प्लेस में सब चीज़ आ जाती है, जैसे कि गृह स्थल या फिर कोई गृह या फिर निवास के लिए भी कार्यस्थल में आता है। खेलकूद का खेलकूद या प्रशिक्षण संस्था या फिर सरकारी प्राइवेट किसी भी तरह की संस्था आ जाती है कार्यस्थल में, तो उसका नियोजक जो होगा वो लिखित आदेश द्वारा एक आंतरिक परिवार समिति नामक समिति का गठन करेगा। और इसके परंतु में बताया कि अभी किसी कार्यस्थल के कार्यालय या फिर प्रशासनिक यूनिट अलग अलग स्थानों पर है तो सारी प्रशासनिक यूनिटों या फिर कार्यालयों में अलग अलग आंतरिक समिति भी गठित की जाएगी। उसके द्वारा 2 में बताया हुआ है कि किन से मिलकर ये समिति बनेगी। तो पहला तो एक होगा पीठासीन अधिकारी, जो कि कर्मचारियों में से कार्यस्थल पर वरिष्ठ स्तर की नियोजित महिला होगी। परंतु में बताया हुआ है कि अगर उस कार्यस्थल पर कोई महिला कर्मचारी उपलब्ध नहीं है जो कि किसी वरिष्ठ स्तर पर हो, तो उस धारा 1 में निर्दिष्ट किसी भी कार्यस्थल के अन्य कार्यालय या फिर प्रशासनिक यूनिट में अगर कोई वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी है तो उसको नाम निर्देशित किया जाएगा। और परंतु 2 में बताया हुआ है कि अगर उस अन्य कार्यस्थल या फिर प्रशासनिक यूनिटों में भी वरिष्ठ स्तर की कोई महिला कर्मचारी नहीं है तो उसी नियोजक के किसी अन्य कार्यस्थल या फिर अन्य विभाग या संगठन में भी अगर कोई हो महिला तो उसको नाम निर्देशित किया जाएगा। तो ये तो हो गई पीठासीन अधिकारी की बात। अब हमें बताया हुआ है कि कोई भी कर्मचारियों में से 2 से अन्य ऐसा सदस्य जो कि महिलाओं की समस्याओं के प्रति या तो अधिमानी रूप से प्रतिबद्ध हो या समाज के सुधार के कार्य में अनुभव रखता हो या फिर विधिक ज्ञान रखता हो। तो 2 से अन्य का मतलब है 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 2 होने चाहिए। हमें बताया हुआ है कि एक सदस्य होगा गैर सरकारी संगठनों का या फिर संगमों का जो कि महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध हो या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो कि लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित है। तो इन सबको देख के क्या लगता है कि मिनिमम तो 4 हो सकते हैं, लेकिन कितने भी हो सकते हैं। अब इसके परंतु में बताया हुआ है कि इसमें कुल सदस्य कितने भी हो तो कम से कम जो होंगे आधे सदस्य महिलाएं होनी चाहिए। मतलब यहाँ 4 बताए हुए हैं तो 2 महिलाएं तो होनी चाहिए, अगर आपकी ज़्यादा है तो भी आधी सदस्य महिलाएं होनी जरूरी है। धारा 3 में बताया हुआ है कि ये जो पीठासीन अधिकारी और सारे सदस्य हैं ये अपने नाम निर्देशन की तारीख से 3 वर्ष तक अपना पद धारण करेंगे। मतलब इसमें ये बताया कि 3 वर्षों से अनधिक के लिए पद धारण करेंगे। अनधिक मतलब कि नियमों द्वारा विहित किया जाएगा अभी तो कि कितने वर्ष के लिए पद धारण करेंगे, लेकिन मैक्सिमम 3 वर्ष के लिए धारण कर सकते हैं। धारा 4 में बताया हुआ है कि जो एक गैर सरकारी संगठन या संगठन का कोई मेंबर है, सदस्य है, तो उसको नियोजक कार्यवाही को आयोजित करने के लिए फीस या भत्ते संदत करेगा जो कि विहित किए जाएंगे, मतलब नियमों द्वारा बताया जाएगा कि कितनी फीस देनी है। अब धारा 5 में ऊपर से बताई हुई है जबकि कोई आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी या सदस्य समिति से हटा दिया जाएगा। तो हमें बताया है कि अगर कोई वो धारा 16 का उल्लंघन कर दे, हमें बताया है कि अगर कोई अपराध से उसको सिद्ध दोष कर दिया जाए या फिर उसके विरुद्ध किसी अपराध में कोई जांच चल रही है, अपराध के बारे में जांच लंबित है, हमें बताया है कि अगर उसके विरुद्ध भी अनुशासित कार्यवाही का उसको तो दोषी ठहरा दिया गया हो या फिर कोई अनुशासित कार्यवाही लंबित है। अब हमें बताया हुआ है कि अगर उसने अपनी हैसियत का दुरुपयोग किया है, जैसे कि उसके पद पर बने रहने से लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तो ऐसे पीठासीन अधिकारी या फिर सदस्य को समिति से हटा दिया जाएगा। और ये जो रिक्ति सृजित हुई है उसका पहले इस धारा के उपबंधों के अनुसार ही नाम निर्देशन करके भर दिया जाएगा। अब अध्याय 3 में स्थानीय परिवार समिति का गठन के बारे में बताया हुआ है। तो इसमें कैसे चलेगा काम, पहले तो समुचित सरकार एक जिला अधिकारी नियुक्त करेगी, फिर जिला अधिकारी एक स्थानीय पूरे जिले में स्थानीय परिवार समितियों का गठन करेगा। और इस स्थानीय परिवार समिति तो मामले सुनेगी, लेकिन इनको परिवार लाके कौन देगा, तो नोडल ऑफिसर नियुक्त किए जाएंगे। जैसे कि पुलिस काम करती है ना, लाके वो मामले को मजिस्ट्रेट के पास देती है, वैसे ही नोडल ऑफिसर होगा जो कि स्थानीय परिवार समिति में लाके मामले को परिवार करेगा। तो अब धारा 5 में जिला अधिकारी की अधिसूचना जारी की जाएगी। तो समुचित सरकार किसी जिला मजिस्ट्रेट को, अपर जिला मजिस्ट्रेट को, कलेक्टर या फिर उप कलेक्टर को इस अधिनियम की शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए एक जिला अधिकारी के रूप में अधिसूचित कर देगी। तो सारे जिलों में समुचित सरकार समुचित सरकार कौन हो सकती है, यहाँ राज्य की सरकार होगी। तो प्रत्येक राज्य की जो अलग अलग सरकारें हैं वो समुचित सरकार है। तो राज्य सरकार सारे जिलों में या तो जिला मजिस्ट्रेट को, अपर जिला मजिस्ट्रेट को, कलेक्टर या उप कलेक्टर को, इन चारों में से किसी को भी जिले का जिलाधिकारी नियुक्त कर देगी। अब धारा 6 में बताया हुआ है कि प्रत्येक जिलाधिकारी जो है वो संबंधित जिले में ऐसे स्थानों को अधिकारी क्या करेगा, जिले में ऐसे स्थापनों के लिए जहाँ 10 से कम कर्मचारी होने के कारण आंतरिक परिवार समिति गठित नहीं की गई, या फिर अगर परिवार स्वयं नियोजक के विरुद्ध है तो उसके मामलों को निपटारा करने के लिए एक स्थानीय परिवार समिति का गठन करेगा। तो अपन को धारा 4 को पढ़ के कहीं पता नहीं चल रहा था कि आंतरिक परिवार समिति बनेगी कहाँ, तो लेकिन इस धारा से समझ आ रहा है कि जो स्थानीय परिवार समिति है वो ऐसे स्थापनों में जनरली नहीं होती जहाँ पे कि 10 से कम कर्मचारी कार्य कर रहे हों। तभी समिति तो जिले में बस एक ही है। तो धारा 2 में बताया हुआ है कि जिलाधिकारी जो है ग्रामीण या फिर जनजातीय क्षेत्रों में प्रत्येक ब्लॉक में, तालुक में और तहसील में और शहरी क्षेत्रों में वार्ड या फिर नगरपालिका में परिवार को ग्रहण करने के लिए और 7 दिन की अवधि के भीतर से संबंधित स्थानीय परिवार समिति को भेजने के लिए एक नोडल अधिकारी को पदाभिहित करेगा। तो बाकी एरिया का नोडल अधिकारी जो है वो जिले के स्थानीय परिवार समिति को परिवार भेजेगा। धारा 3 में बताया हुआ है कि स्थानीय परिवार समिति का जो क्षेत्र है वो अधिकारिता है वो जिले के उन क्षेत्रों पर होगी जहाँ वो गठित की गई। अब धारा 7 में बताया हुआ है कि स्थानीय परिवार समिति की संरचना कैसी होगी। तो जिला अधिकारी निम्न सदस्यों को नाम निर्देशित करेगा। पहला तो होगा अध्यक्ष, जो कि महिलाओं में से ही नाम निर्देशित की जाएगी, ऐसी महिला जो कि सामाजिक कार्य के क्षेत्र में या तो प्रख्यात हो या फिर महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध हो। अब दूसरा है एक ऐसी महिला जो कि जिले में ब्लॉक, तालुक या फिर तहसील या वार्ड या फिर नगर पालिका में कार्यरत है।
और तीसरा है 2 सदस्य से, जो कि जिसमें से कम एक सदस्य तो महिला होगी, जो कि महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध हो। ऐसे गैर सरकारी या फिर संगठनों या फिर संगमों में से नाम निर्दिष्ट की जाएगी, या ऐसा व्यक्ति जो कि लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित हो। तो 4 सदस्य हो गए, जिसमें से 1 अध्यक्ष है और 3 सदस्य महिलाएं कंपलसरी है। और तीसरे पॉइंट में 2 सदस्यों में से 1 महिला तो कंपलसरी है और 1 पुरुष भी हो सकता है। अब इस पॉइंट के 2 परंतु भी है कि कम से कम एक नाम निर्देशित तो विधिक पृष्ठभूमि या फिर विधिक ज्ञान का होना जरूरी है, और दूसरा परंतु बताता है कि कम से कम एक नाम निर्देशित अनुसूचित जातियों या फिर अनुसूचित जनजातियों या फिर अन्य पिछड़े वर्गों या फिर केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय की महिला होना अनिवार्य है। तो इस पॉइंट में 2 ही तो सदस्य है, जिसमें से एक महिला होना तो मैंडेटरी है, तो वो महिला, और एक दूसरी या तो महिला भी हो सकती है तो पुरुष भी हो सकती है। तो इन दोनों की क्वालिफिकेशन एक तो पहले पॉइंट में बताई हुई है, तो गैर सामाजिक संगठनों का सदस्य हो, गैर सरकारी संगठन के हो, या फिर किसी लैंगिक उत्पीड़न के मुद्दे से परिचित हो, ये तो होना ही चाहिए। उसके साथ साथ कम से कम एक नाम निर्देशित ऐसा भी होगा जिनको विधिक ज्ञान भी होना चाहिए, विधि की पृष्ठभूमि के होनी चाहिए, और कम से कम एक ऐसी महिला हो जो कि अल्पसंख्यक समुदाय को रिप्रेजेंट करे। तो इन 2 ही सदस्यों में इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब चौथा सदस्य कौन होगा, जो कि जिले में सामाजिक कल्याण या फिर महिला और बाल विकास के से संबद्ध अधिकारी होगा, जो कि सदस्य पदेन होगा। मतलब कि वो जो जिले में सामाजिक कल्याण, महिला और बाल विकास अधिकरण होता है, उसका कोई भी अधिकारी वो उस परिषद या फिर अधिकरण का भी अधिकारी होगा, और साथ साथ इस समिति का भी अधिकारी होगा, तो इसको सदस्य पदेन कहते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर। तो इन सबको नाम निर्देशित कौन करता है? जिला अधिकारी करता है। उधर 2 में बताया है कि ये जो सदस्य और अध्यक्ष है अधिकतम 3 वर्ष तक की अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे, जैसा कि जिला अधिकारी विनिर्देश करें। मतलब कि मैक्सिमम तो 3 वर्ष हो सकती है, लेकिन इससे कम का भी हो सकता है। उधर 3 में डिस्क्वालिफिकेशन बताई हुई है। स्थानीय परिवार समिति का अध्यक्ष या फिर कोई सदस्य अगर धारा 16 के उपबंधों का उल्लंघन कर देता है, या फिर किसी अपराध के लिए दोषित हो जाता है, या फिर उसके विरुद्ध कोई भी अपराध के बारे में जांच लंबित है, या किसी अनुशासनिक कार्यवाही का दोषी पाया जाता है, या फिर उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है, या वो अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग करता है कि अगर वो अपने पद पर बना रहा तो लोकहित के प्रतिकूल हो जाएगा, तो इसी दशा में ऐसे अध्यक्ष या फिर सदस्य को समिति से हटा दिया जाएगा, और जो भी रिक्ति होगी उसको इस धारा के बंदों के अनुसार वापस भर दिया जाएगा। धारा 4 में बताया हुआ है कि स्थानीय समिति का अध्यक्ष और जो धारा 1 की ग में बताए हुए सदस्य हैं दोनों, उनको ऐसी फीस और भत्ते दिए जाएंगे जो कि विहित किए जाए स्थानीय समिति की कार्यवाहियों को आयोजित करने के लिए। धारा 8 में बताया हुआ है कि केंद्रीय सरकार संसद द्वारा विधि बनाकर राज्य सरकार को धारा 7 की धारा 4 के अधीन फीस या भत्तों का संदाय करने के लिए धनराशियों का अनुदान दे सकती है। धारा 2 में बताया है कि राज्य सरकार एक अभिकरण की स्थापना कर सकेगी, जो धारा 1 में मिले हुए अनुदान का, जो धारा 1 में जो अनुदान मिला है उस अभिकरण को आवंटित कर देगी। फिर धारा 3 में बताया हुआ है कि अभिकरण जो है जिला अधिकारी को ऐसी राशियों का संदाय करेगा जो धारा 7 की धारा 4 में निर्दिष्ट फीस या भत्तों के संदाय के लिए अपेक्षित होंगे। तो धारा 2 में एक अभिकरण की स्थापना की गई, उसको राज्य सरकार ने ये जो केंद्रीय सरकार से अनुदान मिला उसको आवंटित किया, अभिकरण जिला अधिकारी को ही राशियाँ देगी। धारा 4 में बताया हुआ है कि धारा 2 में जो अभिकरण बनेगा उसको अपनी लेखाओं को ऐसी रीति से रखेगा और संपरीक्षित करवाएगा जो कि राज्य सरकार महालेखाकार के परामर्श से विहित करे, और जो व्यक्ति इस अभिकरण की लेखाओं की अभिरक्षा रखेगा वो ऐसी तारीख से पूर्व जो कि विहित की जाएगी राज्य सरकार को इन लेखाओं की संपरीक्षित प्रति जो है और उस संपरीक्षक की रिपोर्ट के साथ राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। अब अध्याय 4 में बताया है कि परिवार किया कैसे जाएगा, तो धारा 9 इंपॉर्टेंट है, जिसमें लैंगिक उत्पीड़न का परिवार कैसे किया जाएगा बताया हुआ है। तो धारा 1 में बताया हुआ है कि कोई भी व्यतीत महिला है जिस तो उसके साथ अगर कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की घटना हुई है तो उस तारीख से 3 माह की अवधि के भीतर, और अगर ये घटनाएं जो है श्रृंखलाबद्ध हैं तो अंतिम घटना की तारीख से 3 माह के भीतर लिखित में परिवाद करेगी आंतरिक समिति को, और अगर ऐसी समिति अगर नहीं गठित हुई है तो वो स्थानीय समिति को ऐसा परिवाद करेगी। इसके परंतु बताया है कि अगर परिवाद लिखित में नहीं है तो जो आंतरिक समिति है उसका पीठासीन अधिकारी या कोई सदस्य, और अगर स्थानीय समिति में किया है तो उसका अध्यक्ष या कोई सदस्य उस महिला को लिखित में परिवाद करने के लिए युक्त सहायता प्रदान करेंगे। दूसरे परंतु में बताया है कि अगर आंतरिक समिति या फिर स्थानीय समिति को लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से समाधान हो जाता है कि वो जो 3 माह इसकी समय सीमा है उसको विस्तारित किया जाना सही होगा, क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी जिससे कि महिला उक्त अवधि में परिवाद फाइल नहीं कर सकी, तो वो समय को बढ़ा भी सकते हैं। धारा 2 में बताया हुआ है कि अगर व्यतीत महिला अपनी शारीरिक मानसिक असमर्थता या मृत्यु के कारण फिर अन्यथा परिवाद करने में असमर्थ हो गई है तो उसके विधिक वारिस या अन्य व्यक्ति जो कि विहित किया जाए इस धारा के दिन परिवाद कर सकेगा। और धारा 10 में बताया हुआ है सुलह, तो अगर यथास्थिति आंतरिक समिति या फिर स्थानीय समिति धारा 11 के अधीन जांच आरंभ करने से पहले या तो व्यतीत महिला के खुद अनुरोध करने पर सुलह के माध्यम से उसके और प्रत्याशी के बीच मामले का समाधान करवा सकेंगे। तो अगर महिला धारा 11 में जांच आरंभ करने से पूर्व अनुरोध करती है तो सुलह के माध्यम से समाधान किया जा सकेगा। और उसके परंतु में बताया हुआ है कि ये जो समाधान है इसका आधार सुलह के माध्यम से हो रहा है तो इसका आधार धन संबंधित नहीं हो सकता है, फिर किसी धन के आधार पर सुलह नहीं होगी। धारा 2 में बताया हुआ है कि अगर धारा 1 के दिन समाधान हो गया है तो यथास्थिति आंतरिक समिति या फिर स्थानीय समिति समाधान को अभिलिखित करेगा और उस नियोजक को या फिर जिला अधिकारी को कार्रवाई करने के लिए जो सिफारिश है वो निर्दिष्ट करते हुए भेजेगा। तो आंतरिक समिति तो नियोजक को भेजती है और स्थानीय समिति जिलाधिकारी को भेजती है, कोई भी सिफारिश है उस कार्रवाई के संबंध में जो भी हो वो भेज देंगे। धारा 3 में बताया हुआ है कि अगर ये जो आंतरिक समिति या फिर स्थानीय समिति समाधान को अभिलिखित कर रहे हैं तो इनकी एक प्रतियां व्यतीत महिला को और प्रत्याशी को उपलब्ध कराएगी। धारा 4 में बताया हुआ है कि अगर धारा 1 में अगर समाधान हो जाता है तो आंतरिक समिति या फिर स्थानीय समिति कोई और जांच संचालित नहीं करेंगे। अब धारा 11 में बताया हुआ है कि परिवार के बारे में जांच कैसे होगी, तो अगर धारा 10 के अंदर कोई भी सुलह नहीं होती है तो आंतरिक समिति या फिर स्थानीय समिति अगर प्रत्याशी कोई कर्मचारी है मतलब जिसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है वो अगर कोई कर्मचारी है तो उसके ऊपर जो सेवा नियम लागू होते हैं उनके अनुसार, और अगर कोई ऐसे सेवा नियम नहीं है तो ऐसी रीति से जो कि विहित किए जाए परिवार की जांच करेंगे। और अगर कोई घरेलू कर्मकार है तो उसकी दशा में क्या होगा, स्थानीय समिति अगर ये पाती है कि प्रथम दृष्टया मामला विद्यमान है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 509 और जहाँ तक लागू और संहिता के अन्य सुसंगत उपबंधों के अधीन मामला रजिस्टर करने के लिए 7 दिन के भीतर पुलिस को परिवाद भेजेगी।
तो अगर धारा 10 के उपबंधों के अधीन रहते हुए आंतरिक समिति या स्थानीय समिति अगर प्रत्यार्थी कर्मचारी है कोई तो उसके सेवा नियमों के अनुसार परिवाद को की जांच करेंगे। अगर सेवा नियम नहीं है तो ऐसे तरीके से जो कि विहित किए जाएंगे नियमों द्वारा बनाया जाएगा तब। और अगर मान लो उस हिसाब से लोग जांच कर लेंगे, मान लो कि अगर कोई कर्मचारी जो घरेलू कर्मचारी था तो अपने घर के काम करने वाली महिला के साथ कुछ ऐसा हो रहा है, या फिर घर में काम करने वाले महिला और पुरुष दोनों साथ में कर्मचारी हैं और उनके बीच में आपस में कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उनके ऊपर तो कोई सेवा नियम है नहीं, तो कंप्लेंट पहली बात तो जाएगी किसके पास, स्थानीय समिति के पास, क्योंकि कोई आंतरिक समिति तो होगी नहीं। तो स्थानीय समिति क्या करेगी, अगर उसको दिख रहा है कि प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है तो वो परिवाद करेगी आईपीसी की धारा 509, और अगर उसके अलावा भी किसी धारा में मामला बैठ रहा है तो वो धारा लगाते हुए पुलिस अधिकारी को रिपोर्ट की जाएगी 7 दिन के भीतर। अब परंतु में बताया हुआ है कि अगर कोई व्यथित महिला है जो कि आंतरिक समिति या फिर स्थानीय समिति को सूचित करती है कि धारा 10 की धारा 2 के अधीन जो भी निबंधन या शर्त प्रत्यार्थी पर लगाए गए थे वो उसका पालन नहीं कर रहा है, तो आंतरिक समिति या फिर स्थानीय समिति यथास्थिति या तो परिवार के बारे में जांच भी कर सकेगी। और अगर मान लो दूसरा मामला है, जांच तो कब करेगी, जब कोई कर्मचारी प्रत्यार्थी है और सेवा नियम है या फिर ना है तब कर सकती है जांच। और मान लो अगर कोई घरेलू कर्मकार है उस मामले में क्या करेगी, पुलिस को परिवाद कर देगी। अब एक और परंतु में बताया हुआ है कि अगर दोनों पक्षकार कर्मचारी है तो उन पक्षकारों को जांच के प्रकरण के दौरान जो है सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और जो निष्कर्ष निकलेगा उसकी प्रति दोनों पक्षकारों को दी जाएगी ताकि वो उस निष्कर्ष के विरुद्ध अपने आवेदन करने में समर्थ हो। तो ये परंतु किसी घरेलू कर्मकार के लिए नहीं है, जहाँ समिति जांच कर रही है दोनों पक्ष कर्मचारी है उनसे संबंधित है। अब धारा 2 में बताया हुआ है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 509 में किसी बात के अंतर्विष होते हुए भी अगर न्यायालय किसी प्रत्यार्थी को अपराध सिद्ध दोषी ठहराता है तो वो धारा 15 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए व्यथित महिला को ऐसी राशि के संदाय का आदेश कर सकेगा जो कि वो समुचित समझे। तो धारा 509 में कोई भी सजा का प्रावधान उसको तो दे सकता है, लेकिन धारा 15 में जो बंद दिए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए व्यथित महिला को एक राशि संदाय करने का आदेश भी कर सकेगा न्यायालय जो कि वो समुचित समझे। तो धारा 3 में धारा 1 में अगर कोई भी आंतरिक या स्थानीय समिति कार्रवाई कर रही है तो उसको क्या क्या शक्तियाँ होंगी उसके बारे में बताया हुआ है। तो उनको सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित वही शक्तियाँ होंगी, मतलब कि कौन से किसी व्यक्ति को सम्मान करना है, फिर शपथ पर उसकी परीक्षा करना, दूसरा है दस्तावेज के प्रकटीकरण या फिर उसको पेश किए जाने की अपेक्षा करना, तीसरा है कोई अन्य विषय जो कि विहित किए जाए। धारा 4 में बताया कि धारा 1 के दिन जो भी जांच की जाएगी वो 90 दिन के भीतर पूरी होनी चाहिए। अब बताते हैं 5 में धारा 12 में बताया हुआ है कि यह अध्याय है परिवार के बारे में जांच कैसे होगी। तो धारा 12 में बताया हुआ है कि जब भी जांच लंबित है उसके दौरान व्यथित महिला अगर अनुरोध करती है तो आंतरिक समिति या फिर स्थानीय समिति नियोजक से निम्नलिखित सिफारिशें कर सकता है। पहला है व्यथित महिला या प्रत्यार्थी का किसी अन्य कार्यस्थल पर स्थानांतरण। दूसरा है अगर व्यथित महिला को 3 मास की अवधि तक की छुट्टी मंजूर करने। और तीसरा है व्यथित महिला को ऐसे अन्य राहत प्रदान करने जो कि विहित की जाए नियम द्वारा बताया जाएगा। और धारा 2 में बताया हुआ है कि जो व्यथित महिला को छुट्टियां मंजूर की जाएगी ऊपर वो उन छुट्टियों के अतिरिक्त होगी जो कि वो अन्यथा हकदार होती है। धारा 3 में बताया हुआ है कि धारा 1 में अगर आंतरिक समिति या स्थानीय समिति नियोजक से कोई सिफारिश करती है तो वो उसको कार्यान्वित करवाएगा और अपने कार्यान्वयन की रिपोर्ट इन समितियों को भेजेगा। और धारा 13 में बताया हुआ है जांच रिपोर्ट। तो जैसे जांच पूरी हो जाएगी तो यथास्थिति आंतरिक या स्थानीय समिति में निष्कर्षों की रिपोर्ट को नियोजक को या फिर जिला अधिकारी को इसी जांच पूरी होने की तारीख से 10 दिन की अवधि के भीतर उपलब्ध करवाएगी और इस रिपोर्ट को संबंधित पक्षकारों को भी उपलब्ध कराया जाएगा। धारा 2 में बताया हुआ है कि जहाँ उस रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रत्यार्थी के विरुद्ध कोई भी अभिकथन साबित नहीं हुआ है तो वो समिति जो है नियोजक या फिर जिला अधिकारी को ये सिफारिश करेगी कि मामले में कोई कार्रवाई की जाने की अपेक्षा नहीं है। धारा 3 में बताया हुआ है अगर निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अभिकथन साबित हो गया है तो नियोजक या फिर जिला अधिकारी को निम्न सिफारिश करेंगे। तो पहला है प्रत्यार्थी को लागू सेवा नियमों के अनुसार कदाचार के रूप में, और अगर सेवा नियम नहीं है तो वह उस ऐसी रीति से जो विहित की जाए लैंगिक उत्पीड़न के लिए कार्यवाही की जाए। पहली सिफारिश तो कार्रवाई के संबंध में, और दूसरी है कि अगर प्रत्यार्थी के सेवा नियम में कुछ भी होते हुए भी प्रत्यार्थी का जो वेतन या फिर मजदूरी है उसको व्यथित महिला को या फिर उसके विधिक वारिसों को संदाय करने के लिए और ऐसी राशि जो कि वो समुचित समझे कटौती करने के लिए जो कि धारा 15 के उपबंधों के अनुसार निर्धारित करेगी समिति। तो समिति धारा 15 के उपबंधों के अनुसार एक राशि निर्धारित कर देगी जो कि प्रत्यार्थी के वेतन या फिर मजदूरी से काटे जाएंगे और महिला या फिर उसके वारिसों को दे दी जाएंगे। परंतु बताया हुआ है कि नियोजक प्रत्यार्थी के कर्तव्य से अनुपस्थित रहने या फिर नियोजन के समाप्त हो जाने के कारण अगर वेतन की कटौती करने में असमर्थ है तो वो व्यथित महिला को इस राशि का संदाय करने के लिए प्रत्यार्थी को निर्देश देगा। मतलब अगर नियोजक ऐसी कटौती नहीं कर पा रहा है क्योंकि प्रत्यार्थी या तो कर्तव्य से अनुपस्थित में वो काम पे आ ही नहीं रहा है, फिर उसका नियोजन समाप्त कर दिया है नियोजक ने, तो कैसे करेगा वेतन से कटौती, तो वो उस प्रत्यार्थी को निर्देश देगा कि वो इस राशि का संदाय कर दे महिला को। अब दूसरे पंक्ति में बताया हुआ है कि अगर प्रत्यार्थी खंड 2 में बताए हुए राशि को संदाय करने में असफल रहता है तो यथास्थिति आंतरिक समिति या फिर स्थानीय समिति जिला अधिकारी को उस राशि को पूरा राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने का आदेश भेज सकेगी। धारा 4 में लिमिटेशन बताई हुई कि नियोजक या फिर जिला अधिकारी जिसको सिफारिशें प्राप्त हो रही है तो वो 60 दिन के भीतर उस पर कार्रवाई करेंगे। अब धारा 14 में बताया हुआ है कि अगर परिवाद मिथ्या देशपूर्ण पाया जाता है तो वो महिला या फिर जो परिवाद कर रहा है उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। तो धारा 1 में बताया हुआ है कि जहाँ यथास्थिति आंतरिक समिति या फिर स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यार्थी के विरुद्ध जो अभिकथन किया गया है वो द्वेषपूर्ण है या फिर वो जो व्यथित महिला है या फिर परिवाद अगर किसी अन्य व्यक्ति ने किया है तो उसने उस परिवार को मिथ्या जानते हुए वो परिवाद किया है, या व्यथित महिला या फिर जो अन्य कोई व्यक्ति परिवाद कर रहा है वो किसी कूटरचित या फिर भ्रामक दस्तावेज को पेश करता है तो ये समितियाँ क्या करेगी, नियोजक या फिर जिला अधिकारी को उस महिला या फिर अन्य व्यक्ति जो कि परिवाद कर रहा है उसके विरुद्ध यथास्थिति अगर धारा 9 में तो उस महिला की धारा 1 में तो उस महिला ने खुद ने परिवाद किया होगा और मान लो अगर वो महिला असमर्थ थी तो धारा 2 में उसके विधिक प्रतिनिधियों ने या फिर किसी अन्य व्यक्ति ने परिवाद किया होगा। तो इन दोनों के विरुद्ध अगर कोई सेवा नियम लागू है तो उनके अनुसार अगर सेवा नियम विद्यमान नहीं है तो ऐसी रीति से जो कि विहित की जाएगी कार्यवाही करने की सिफारिश करेगी समिति। तो सेवा नियम तो कहाँ जब वो महिला खुद भी कर्मचारी हो तब, और वो जो अन्य व्यक्ति परिवार कर रहा है वो भी कर्मचारी होता है। अब अगर कोई और ही परिवार कर रहा है तो उस पर सेवा नियम कैसे लागूंगे, या सेवा नियम में कुछ प्रावधान है ही नहीं, तो नियमों द्वारा विहित किया जाएगा कि किस रीति से कार्रवाई की जानी है। लेकिन इसके परंतु में बताया हुआ है कि अगर मान लो कि परिवाद सिद्ध करने या फिर पर्याप्त सबूत उपलब्ध ना होने में किसी असमर्थता के आधार पर ही ये परिवादकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही आकर्षित नहीं हो जाएगी, क्योंकि अगर परिवाद आप सिद्ध नहीं कर पाए या फिर पर्याप्त सबूत इकट्ठा करने में आप असमर्थ रह गए, इस आधार पर सिर्फ इस आधार पर ये नहीं समझा जाएगा कि आपने सब कुछ मिथ्या किया था और आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें मिथ्या थी और द्वेषपूर्ण थी।
तो दूसरे प्रांत में यही बताया हुआ है कि कोई भी ऐसी कार्रवाई की सिफारिश करने से पहले और विधि प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई किए जाने के पश्चात परिवारकर्ता की ओर से द्वेषपूर्ण आशय को सिद्ध किया जाएगा। मतलब कि धारा 14 की कार्रवाई करने के लिए सिफारिश करने से पहले एक तो आंतरिक समिति स्थानीय समिति को ये सिद्ध किया जाएगा कि वो जो परिवारकर्ता ने परिवार किया है वो द्वेषपूर्ण था, उनको सिद्ध कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद में अगर जो कार्रवाई की जाएगी परिवारकर्ता के विरुद्ध उसमें भी ये सिद्ध किया जाएगा कि वो जो परिवार था द्वेषपूर्ण था। तो धारा 2 में साक्षी के विरुद्ध कार्रवाई की प्रावधान किए हुए कि अगर आंतरिक समिति या फिर स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि जांच के दौरान किसी साक्षी ने कोई मिथ्या साक्ष्य दिया है या फिर कोई कूटरचित या फिर भ्रामक दस्तावेज पेश किया है, तो अगर यथास्थिति अगर साक्षी अगर कोई कर्मचारी है तो फिर नियोजक को, और अगर मान लो साक्षी कोई और है तो जिला अधिकारी को उस साक्षी को लागू सेवा नियम, अगर वो कर्मचारी है तो सेवा नियम के अनुसार, और अगर सेवा नियम नहीं है तो ऐसी रीति से जो कि विहित की जाएगी कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकेगी समिति। अब धारा 15 में बताया हुआ है कि धारा 13 की धारा 3 के खंड 2 में जो व्यतीत महिला को राशि संदर्भ की जानी है उसका अवधारण करने के लिए समिति क्या क्या बातें ध्यान में रखेगी। तो आंतरिक समिति या स्थानीय समिति निम्नलिखित पर ध्यान देगी। पहला है व्यतीत महिला को पहुंचाई गई मानसिक आघात, पीड़ा, यातना और भावनात्मक कष्ट। दूसरा है लैंगिक उत्पीड़न की जो घटना हुई उसके कारण उसकी वृत्ति के अवसर में अगर कोई हानि हुई है तो उसको ध्यान में रखा जाएगा। तीसरा पीड़ित की शारीरिक या फिर मनोचिकित्सक उपचार के लिए जो चिकित्सीय व्यय आए हैं उसको ध्यान में रखा जाएगा। चौथा प्रत्यार्थी जिसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है उसकी आय और उसकी वित्तीय परिस्थिति पर भी ध्यान दिया जाएगा। और पांचवें में है अगर ऐसी राशि एकमुश्त दी जानी है फिर किस्तों में संदाय की जानी है, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। अब धारा 16 में कार्रवाई के सार्वजनिक प्रकाशन पर प्रतिषेध लगा हुआ है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में किसी बात की होते हुए भी धारा 9 के अधीन जो भी परिवाद किया जाएगा उसकी अंतर्वस्तु व्यथित महिला, प्रत्यार्थी, उसके साक्ष्यों की पहचान, पते और सुलह और जांच कार्यवाही से संबंधित किसी भी जानकारी को और यथास्थिति आंतरिक समिति स्थानीय समिति की जो सिफारिशें हैं तथा इस अधिनियम के अधीन नियोजक या जिलाधिकारी द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई को किसी भी रीति से प्रकाशित, प्रेस या फिर मीडिया को संसूचित या फिर सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। तो जो भी परिवाद किया गया, जो भी साक्ष्य दिया गया, जो भी कार्रवाई की गई, जो भी सिफारिशें की गई, उनको किसी भी तरीके से प्रकाशित नहीं किया जाएगा। लेकिन परंतु में बताया हुआ है कि अगर इस धारा के अधीन लैंगिक उत्पीड़न से किसी पीड़ित को अभिप्राप्त न्याय के संबंध में जानकारी का प्रसार किया जा सकता है, लेकिन इसमें भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी व्यक्ति महिला साक्षी के नाम, पते या पहचान और उसकी पहचान को प्रदर्शित करने वाली किसी अन्य विशिष्ट को प्रकट ना किया जाए। तो मतलब कि अगर आप ये कुछ प्रकाशित करना चाह रहे हो तो बस कर सकते हो कि हाँ देखो किसी पीड़ित के साथ लैंगिक उत्पीड़न हुआ और उसको न्याय मिला। अब धारा 17 में बताया है कि अगर कोई व्यक्ति है जिस पर इस अधिनियम के बंदों के अधीन कोई परिवाद, जांच या कोई सिफारिश या फिर कोई कार्रवाई का संचालन या फिर और कोई कार्रवाई करने का उस पर कर्तव्य सौंपा गया है और वो धारा 16 के बंद का उल्लंघन करता है तो उसको जो सेवा नियम लागू होंगे उसके अनुसार, अगर सेवा नियम नहीं है तो उस रीति से जो विहित की जाएगी शास्ति लगाई जाएगी। तो कोई व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो कि जिस पर इस अधिनियम के अधीन कोई भी कर्तव्य सौंपा गया है और वो व्यक्ति अगर धारा 16 का उल्लंघन कर देता है तो उस पर उसके सेवा नियमों के अनुसार अगर नहीं है तो नियम बनाकर शास्ति अधिरोपित की जाएगी। अब धारा 18 में अपील का प्रावधान है। तो कोई भी व्यक्ति जो कि धारा 13 की धारा 2 में कहा है कि वो अगर समिति की सिफारिश कर दे कि कोई भी अपराध नहीं किया गया है, और धारा 13 की धारा 3 में क्या है, धारा 3 के खंड 1 और 2 में क्या है, जब अगर दोषी पाती है समिति किसी व्यक्ति को तो सिफारिश करती है धारा 1 खंड 1 और 2 में नियोजक या जिलाधिकारी को, उससे व्यतीत है कोई, या फिर धारा 14 की धारा 1 और 2। तो 14 की 1 में क्या है, कोई भी द्वेषपूर्वक अगर कार्रवाई की जा रही है तो उसके लिए सिफारिश की जाती है समिति द्वारा। और धारा 2 में साक्षी अगर कोई मिथ्या साक्ष्य दिया फिर दस्तावेज तो उसके विरुद्ध सिफारिश की जाती है इनसे अगर। और धारा 17 की जो भी पहले मैंने पढ़ा जो शास्त्री निरूपित की जा रही है सूचना प्रकाशित करने के लिए, उनसे अगर इन सिफारिशों से या फिर इन सिफारिशों को कार्यान्वित न किए जाने से कोई भी व्यक्ति अगर व्यथित है तो वो सेवा नियमों के अनुसार न्यायालय फिर अधिकार में अपील कर सकेगा। और सेवा नियम नहीं है तो अन्य विधि पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी रीति से अपील कर सकेगा जो कि विहित किए जाएंगे, लेकिन नियम बनाए जाएंगे उसके लिए अपील करने के लिए। धारा 2 में बताया कि धारा 1 के दिन अगर कोई भी अपील है तो वो सिफारिशों के 90 दिन की अवधि के भीतर की जाएगी, क्योंकि लिमिटेशन दी हुई है कि आपको अपील फाइल करनी है तो 90 दिन की अवधि के भीतर किया जाना है। तो इन धाराओं की सिफारिशों से, तो जो सिफारिश की गई वही गलत लग रही है आपको, या फिर जो सिफारिश की गई उसको कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है तो आप व्यथित हो तो आप अपील कर सकते हो, और उसकी समयावधि कितनी है 90 दिन। अध्याय 6 नियोजक के कर्तव्य। धारा 19 में बताया हुआ नियोजक के क्या कर्तव्य है। पहला है कार्यस्थल पर सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध करवाना। इसके अंतर्गत कार्यस्थल पर कोई अन्य व्यक्ति भी अगर संपर्क में आ रहा है महिला से तो उससे भी सुरक्षा प्रदान करना सम्मिलित है। दूसरा है कि लैंगिक उत्पीड़न के क्या क्या शास्त्रीय परिणाम होंगे। और धारा 4 की धारा 1 में अगर कोई आंतरिक समिति का गठन हुआ है तो उस आदेश का कार्यस्थल में किसी सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करना। तो कोई भी बोर्ड हो उस पर आपको लगाना है कि आंतरिक समिति गठित हुई है और लैंगिक उत्पीड़न जब आप करोगे तो उसके क्या क्या शास्त्रीय परिणाम होंगे, जिससे लोगों को डर है। तीसरा है कि कर्मचारियों को इस अधिनियम के बंदों से अवगत कराने के लिए नियमित अंतरालों पर कार्यशाला और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना। और आंतरिक समिति के जो सदस्य हैं उनके लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करना, ऐसी रीति से जो कि विहित की जाएंगे, मतलब नियम में बताया जाएगा। चौथा है आंतरिक समिति या फिर स्थानीय समिति अगर परिवादों पर कार्रवाई करी है फिर जांच करी है तो उसके संचालन के लिए जो भी आवश्यक सुविधा है उसको उपलब्ध कराना। पाँचवा आंतरिक समिति या फिर स्थानीय समिति के समक्ष प्रत्यार्थी या कोई साक्षी जो है उपस्थित हो ये सुनिश्चित करने के लिए सहायता करना। छठा है कि आंतरिक समिति या फिर स्थानीय समिति को और भी कोई जानकारी उपलब्ध करवानी हो जो कि धारा 9 की धारा 1 के अधीन परिवार को ध्यान में रखकर अपेक्षित हो तो उपलब्ध कराना। सातवां है अगर कोई महिला भारतीय दंड संहिता या फिर अन्य किसी विधि के अधीन अपराध के संबंध में कोई परिवार फाइल करना चाह रही है तो उसको सहायता प्रदान करना। अब आठवां है कि अगर उस कार्यालय में जहाँ लैंगिक उत्पीड़न की घटना घटित हुई है अपराधकर्ता के विरुद्ध या फिर अगर अपराधकर्ता कोई कर्मचारी नहीं भी है तो भी उसके विरुद्ध अगर महिला चाह रही है तो भारतीय दंड संहिता या फिर अन्य विधि के अधीन कोई भी कार्रवाई आरंभ करवाएगा। तो ऊपर वाले में तो है अगर कोई महिला चाह रही है परिवाद करना तो उसमें सहायता प्रदान करना, और नीचे वाले में है कि अगर कोई अपराध करता है चाहे वो वहाँ का कर्मचारी हो या ना हो उसके विरुद्ध अगर वो कार्रवाई करना चाह रही है तो कार्रवाई को आरंभ करवाएगा। अब 90 में है लैंगिक उत्पीड़न को उसके जो सेवा नियम होंगे उसके अधीन कदाचार मानेगा और कदाचार के लिए कार्रवाई आरंभ करेगा। और 10वां है कि आंतरिक समिति जो रिपोर्ट है वो समय पर प्रस्तुत करे, इसके लिए उसको मॉनिटर करेगा। अब अध्याय 7 में जिलाधिकारी के कर्तव्य और शक्तियाँ बताए हुए हैं। तो धारा 20 में बताया हुआ है कि जिलाधिकारी की क्या क्या कर्तव्य और शक्तियाँ होंगी। तो पहला है कि स्थानीय समिति द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए वो समय से की जाए, इसके लिए मॉनिटर करेगा और ऐसे उपाय करेगा जो कि लैंगिक उत्पीड़न और महिलाओं के अधिकारों के संबंध में जागरूकता को सृजित करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को लगाने के लिए आवश्यक हो, बल्कि गैर सरकारी संगठनों की सहायता से जागरूकता फैलाने के लिए जो भी आवश्यक उपाय हो वो करेगा। अब अध्याय 8 में प्रक्रिया बताए हुए हैं। तो
धारा 21 में बताया हुआ है कि जो समितियां हैं अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। तो धारा 1 में बताया हुआ है कि यथास्थिति आंतरिक समिति या फिर स्थानीय समिति प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में ऐसे प्रारूप में और ऐसे समय में जो कि विहित किए जाएंगे, आगे नियम बनाए जाएंगे, उसमें एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसे यथास्थिति या तो नियोजक को या फिर जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेगी। तो दोनों समितियां एक रिपोर्ट बनाएगी और उसको नियोजक और जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेगी। या नहीं है यहाँ पे नियोजक और जिलाधिकारी को प्रस्तुत करना, दोनों को करना है। और धारा 2 में जिलाधिकारी जो धारा 1 में वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करेगी उसकी संक्षिप्त रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज देगा। अब धारा 22 में नियोजक की रिपोर्ट के बारे में बताया कि नियोजक अपने संगठन की जो वार्षिक रिपोर्ट होती है उसके अधीन इस अधिनियम के दिन कोई भी मामला फाइल किया गया है और उसका निपटारा किया गया है तो उसकी संख्या और अगर ये दोनों बातें अपनी वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित करेगा। और मान लो कि ऐसी रिपोर्ट अगर तैयार नहीं की जाती है, उसके समय से अपेक्षा ही नहीं है कि ऐसी रिपोर्ट बने, तो वो ऐसे मामलों की संख्या को जिला अधिकारी को सूचित करेगा। अब धारा 23 बताया कि समुचित सरकार जो है वो इन अधिनियम के कार्यान्वयन को मॉनिटर करेगी और डाटा रखेगी। समुचित सरकार इस अधिनियम के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग करेगी और कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के लिए फाइल किए गए सभी मामलों की संख्या के संबंधित डाटा रखेगी। अब धारा 24 में बताया कि समुचित सरकार जो है वित्तीय अन्य संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए पहला तो कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न या प्रति संरक्षण के लिए उपबंध करने वाले इस अधिनियम के उपबंधों के बारे में जनता को जानकारी देने के लिए सुसंगत सूचना, शिक्षा, संसूचना और प्रशिक्षण सामग्रियां विकसित करेगी और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगी। और दूसरा है कि स्थानीय परिवार समिति के सदस्यों के लिए भी अभिविन्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम विवेचित कर सकेगी। तो जागरूकता फैलाने का काम तो नियोजक का भी है, जिलाधिकारी का भी है और यहाँ समुचित सरकार का भी। समुचित सरकार अपने डेफिनेशन पढ़ के आए, केंद्रीय संस्थाओं के संबंध में तो केंद्रीय सरकार होती है और बाकी सब संस्थाओं के संबंध में राज्य सरकार समुचित सरकार होती है। तो जहाँ भी समुचित सरकार वर्ड यूज़ हो रहा है वहाँ पे राज्य और केंद्रीय सरकार दोनों आ जाती है। अब धारा 25 में समुचित सरकार को सूचना मांगने और अभिलेख का निरीक्षण करने की शक्ति दी हुई है। तो समुचित सरकार ये अगर ये समाधान हो जाता है कि लोक हित में आवश्यक है या फिर कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के हित में आवश्यक है तो वो लिखित आदेश द्वारा क्या मंगा सकेगी। पहला तो किसी नियोजक या फिर जिलाधिकारी को लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में ऐसी कोई भी लिखित सूचना प्रस्तुत करने के लिए मांग कर सकेगी जो कि अपेक्षित हो। और दूसरा है कि किसी भी ऐसे अधिकारी को लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में अभिलेखों और कार्यस्थल का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी जो ऐसी अवधि के भीतर ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट हो, उस निरीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। अधिकारी को नियुक्त करेगी जो कि अभिलेखों और कार्यस्थल का निरीक्षण करेगा। अब धारा 2 में बताया हुआ है कि प्रत्येक नियोजक और जिलाधिकारी का ये कर्तव्य होगा कि वो जो निरीक्षण करने के लिए अधिकारी आ रहा है उसको उनके अभिरक्षा में जो भी सूचना, अभिलेख या अन्य दस्तावेज है उसको प्रस्तुत करे जो कि उस निरीक्षण की विषय वस्तु से प्रभावित करते हैं। अब धारा 26 में नियोजक के लिए शास्ति का प्रावधान किया गया है। क्योंकि धारा 1 में बताया है कि जहाँ कोई नियोजक पहला तो धारा 4 की धारा 1 के अधीन कोई आंतरिक समिति का गठन करने में सफल रहता है और दूसरा है धारा 13, 14 या 22 के अधीन कोई कार्रवाई करने में सफल रहता है और तीसरा है कि इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध या फिर इसके अधीन बनाए हुए नियमों का उल्लंघन करता है या फिर उल्लंघन का प्रयास करता है, फिर उल्लंघन का दुष्प्रयोग करता है तो उसे उसके जुर्माने से जो कि 50,000 रुपये तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। धारा 2 में बताया है कि अगर नियोजक पूर्व में इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया जा चुका है तो और फिर बाद में पुनः ऐसा अपराध कारित करता है और उसे सिद्ध दोष ठहराया जाता है तो उसे अधिकतम दंड की 50,000 की सीमा को ध्यान में रखते हुए पहली जो दोषी में उसको अधिरोपित किया था दंड उससे दुगना दंड दिया जाएगा। लेकिन मान लो 50,000 की लिमिट है और पहले 25,000 को दंड दिया था तो उसका डबल कर देंगे, 50,000 दंड दे देंगे। लेकिन मान लो कि पहले 30,000 का दंड दिया था तो उसको 60,000 नहीं करेंगे क्योंकि 50,000 तो मैक्सिमम हो गई, उससे ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन उसको दुगना करने का प्रयास किया जाएगा। इसके परंतु बताया है कि किसी अन्य विधि में अगर इस अपराध के लिए कोई भी अभियोजन उसी आरोपी पर किया जा रहा है और उस विधि में कोई उचित दंड दिया हुआ है तो न्यायालय उस दंड को देते समय उसका भी सम्यक संज्ञान लेगा कि अगर ज़्यादा दंड दूसरी विधि में दिया हुआ है तो उसको भी ध्यान में रख के उसको ज़्यादा दंड दिया जा सकता है। तो पहला तो पढ़ने पड़ लिया कि दुगना दंड दिया जाएगा अगर वो पुनः आवृत्ति करता है उसी अपराध की। दूसरा कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, सरकार या स्थानीय प्राधिकारी जो है उसको कारोबार के लिए क्रियान्वयन या उसको कारोबार के लिए या फिर उसके क्रियाकलाप को चलाने के लिए जो भी अपेक्षित अनुज्ञप्ति है उसको या तो रद्द कर देंगे या फिर उसका रजिस्ट्रेशन है तो उसको समाप्त कर दिया जाएगा, फिर उसका नवीकरण नहीं किया जाएगा, फिर या उसका अनुमोदन या फिर रद्दीकरण के लिए वो दायी होगा। तो या तो अनुज्ञप्ति रद्द की जाएगी, फिर रजिस्ट्रेशन है तो उसको समाप्त या फिर रद्द कर दिया जाएगा, अनुमोदन नहीं किया जाएगा उसका, फिर नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। धारा 27 थोड़ी इंपॉर्टेंट है कि धारा 1 में बताया है कि कोई भी न्यायालय जो है इस अधिनियम या फिर इसके बनाए हुए नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान या तो व्यथित महिला या फिर आंतरिक समिति, स्थानीय समिति या फिर इस नियमित प्राधिकृत आंतरिक समिति या फिर स्थानीय समिति द्वारा इस नियमित प्राधिकृत किसी व्यक्ति की शिकायत के सिवाय नहीं लेगा। या तो व्यथित महिला शिकायत करे या फिर आंतरिक समिति या फिर स्थानीय समिति जिसको प्राधिकृत करते उस व्यक्ति की शिकायत के सिवाय नहीं लेगा संज्ञान। और दूसरा संज्ञान लेगा कौन को, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी से निम्नतम श्रेणी का कोई भी न्यायालय इस अपराध का विचार नहीं करेगा। धारा 3 में बताया हुआ है कि इस अधिनियम के अधीन बनाया हुआ कोई भी अपराध असंज्ञेय होगा, मतलब इसकी एफआईआर नहीं होगी, आपको पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती बिना वारंट के। धारा 28 में बताया हुआ है कि ये जो अधिनियम है ये अन्य किसी प्रवर्त विधि के अतिरिक्त है, उसका अल्पीकरण नहीं करता है। अन्य विधि में भी अगर लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित कोई प्रावधान है तो उसका अल्पीकरण नहीं करेगा, उसके एडिशन में है। धारा 29 में केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति दी हुई है। तो धारा 1 में बताया केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के बंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी जो कि राष्ट्रपति में अधिसूचित करेगी। और धारा 2 में बताया हुआ है कि पिछली वाली धारा को किसी भी तरह का प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विषय बताए हुए हैं कि किसी संबंध में नियम बनाने हैं। लेकिन पूरी अधिनियम में जहाँ जहाँ नियम बनाने के लिए विधि है कराया उसको एक जगह किया हुआ है। तो पहला नियम तो बनाना है धारा 4 के अधीन जो सदस्यों को फीस और दिए जाने हैं। तो जो नियम बने हैं लैंगिक महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतिशोध नियम 2013, इस नियम की धारा 3 में बताया हुआ है कि कितना फीस भत्ता दिया जाना है। तो गैर सरकारी संगठनों के लिए में नियुक्त आंतरिक समिति के जो कार्यवाही का आयोजन करने के लिए प्रतिदिन ये 200 रुपये के भत्ते के हकदार होंगे। धारा 4 की उधार 4 में क्या इन सदस्यों को फीस देने की बात की हुई है जो कि गैर सरकारी संगठनों के सदस्य होंगे। एक सदस्य वो गैर सरकारी संगठन का ना वो आंतरिक समिति के लिए जो कार्रवाई करेगा उसके लिए प्रतिदिन उसको 200 रुपये का भत्ता दिया जाएगा। और फिर जिस भी साधन से वो आ रहा है, रेलगाड़ी, 3 टायर वातानुकूलन या फिर वातानुकूलन बस या फिर किसी भी तरीके से वो आ रहा है तो उसका जो खर्चा है या फिर वास्तव में जो उसका यात्रा खर्चा है उसमें जो भी कम हो उसका भी हकदार होगा। अब दूसरा नियम बनाना था धारा 7 की धारा 1 के खंड ग के दिन सदस्यों का नाम निर्देशन, कि इसमें कौन से सदस्य थे, जो कि 2 सदस्य ऐसे थे जिनको लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों का से जो परिचित हो। तो इसका मतलब क्या होगा, कौन है जो परिचित समझे जाएंगे। इसमें वैसे व्यक्ति सम्मिलित होंगे जिसको पहला तो समाज कार्य के क्षेत्र में कम से कम 5 साल का अनुभव वाला सामाजिक कार्यकर्ता
जिसको कि महिलाओं के सशक्तिकरण और विशिष्ट कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की समस्या को दूर करने के लिए अनुकूल सामाजिक स्थितियों का सृजन करने का मार्ग प्रशस्त करता हो। तो क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता को 5 साल का अनुभव होना चाहिए, और दूसरा है ऐसा व्यक्ति जो कि श्रम, रोजगार, सिविल या फिर धार्मिक विधि में अर्हता प्राप्त हो। तो ऐसे व्यक्ति को हम समझ सकते हैं कि उसको लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों पर विशेषज्ञता प्राप्त है। तो ये धारा 7 जो है स्थानीय समिति के सदस्य के संबंध में थी। तो अब इसका तीसरा पॉइंट है कि धारा 7 का धारा 4 के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को जो संदेह फीस थी उसके लिए नियम बनाने थे, तो उसका नियम बना दिया गया है नियम की धारा 5 में। तो धारा 4 में ख का नियम बनाया गया, धारा 7 की धारा 1 के खंड ग में सदस्यों का नाम निर्देशन वाला। तो धारा 4 में बना दिया गया नियम, और अब धारा 5 में नियम बना दिया गया है कि स्थानीय समिति के अध्यक्ष और सदस्य को कितना भत्ता दिया जाएगा, फीस और भत्ता। तो वो दिया जाएगा प्रतिदिन का 250 रुपये स्थानीय समिति के अध्यक्ष को, और वो जो गैर सरकारी संगठन का जो सदस्य होगा उसको दिया जाएगा प्रतिदिन का 200 रुपये। और साथ में वो जो यात्रा का व्यय है, जो टिकट का खर्चा होता है या वास्तव में जो खर्चा हुआ है उसमें से जो भी कम हो उसकी प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी। और ये जो भत्ते खर्चे हैं ये देगा कौन? जिला अधिकारी। अब धारा 29 का खंड घ में कौन सा नियम बनाना है? ऐसा व्यक्ति जो कि धारा 9 की धारा 2 में परिवाद कर सकेगा। तो कौन कर सकेगा? नियमों की धारा 6 में बताया हुआ है कि लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत कर कौन सकेगा। तो जहाँ व्यथित महिला शारीरिक असमर्थता के कारण शिकायत करने में असमर्थ है तो कौन कौन कर सकेगा? उसका नातेदार, मित्र या फिर कोई सहकर्मी या किसी राष्ट्रीय महिला आयोग या फिर राज्य महिला आयोग की अधिकारी का कोई अधिकारी, या व्यथित महिला की लिखित सम्मति से कोई ऐसा व्यक्ति जिसने घटना देखी, उसको घटना की जानकारी हो। शारीरिक असमर्थता है तो ये लोग, और अगर मान लो मानसिक अक्षमता के कारण वो शिकायत नहीं कर पा रही है तो कौन करेगा? उसका नातेदार या मित्र या कोई विशेष शिक्षक। विशेष शिक्षक कौन होता है? जो कि विशेष ज़रूरतों वाले लोगों के साथ उनके संचार करने का ढंग, मतलब उनकी बातचीत करने के ढंग को जानता हो, वो होता है विशेष शिक्षक। तो ये जो नियम बनाए हुए हैं इसकी परिभाषा भी दी हुई है, धारा 2 में परिभाषा दी हुई है, तो उसकी तो 4 में विशेष शिक्षक की परिभाषा भी दी हुई है। तो अब चलते हैं वापस उसी धारा पे। कोई विशेष शिक्षक कर सकेगा शिकायत, या फिर कोई अर्हित मनोविकार विज्ञानी या मनोवैज्ञानिक, या कोई संरक्षक या प्राधिकारी जिसके अधीन वो उपचार या देखरेख में है, या फिर कोई भी नातेदार या दोस्त या विशेष शिक्षक या अर्हत मनोविकार विज्ञानी या फिर मनोवैज्ञानिक के संरक्षक या फिर प्राधिकारी के अधीन जिसके अधीन वो उपचार देखरेख पात्र, इन सबके साथ में मिलकर संयुक्त रूप से कोई ऐसा व्यक्ति जो कि लैंगिक उत्पीड़न की उसको जानकारी है। तो ये 5 तरह के लोग मानसिक रूप से अगर वो असमर्थ है तो शिकायत कर सकेंगे। अब तीसरा पॉइंट है, पहला तो था शारीरिक रूप से, फिर दूसरा था मानसिक रूप से, अब तीसरा है कि अगर वो किसी कारण से वो शिकायत नहीं कर रही है तो वो लिखित सम्मति से किसी ऐसे व्यक्ति को शिकायत फाइल करने के लिए सक्षम बना सकती है जो कि घटना से जानकार है। अब चौथा है, अगर मान लो महिला की मृत्यु हो गई है तो शिकायत कौन कर सकेगा? जो कि घटना का जानकार व्यक्ति है वो उसके विधिक वारिसों की सम्मति से लिखित रूप में शिकायत फाइल कर सकेगा। अगर महिला की मृत्यु हो गई है तो वो कौन करेगा? जिसको पता होगा, तो जिसको जानकारी है वही कर सकेगा शिकायत, लेकिन वो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है तो उसको विधिक वारिसों के साथ उनकी सम्मति से लिखित रूप में शिकायत फाइल करनी होगी। अब जाते हैं वापस धारा 29 ई में बताया हुआ है धारा 11 की धारा 1 के दिन जांच की क्या रीति होगी, उसका नियम बनाना था। तो इस नियम की धारा 7 में जांच का ढंग बता दिया गया है। तो कैसे दोनों समितियां जांच करेगी? तो शिकायतकर्ता को पहले तो उसके समर्थन में जो भी दस्तावेज है और साक्षियों का नाम तथा पता, इन सब के साथ शिकायत को 6 प्रतियों में शिकायत समिति को प्रस्तुत करना होगा। अब दूसरा स्टेप क्या होगा? जैसे शिकायत प्राप्त होगी तो समिति धारा 1 में जो भी शिकायत प्राप्त हुई है उसमें से 1 प्रति 7 कार्य दिवसों के अंदर प्रत्यार्थी को भेज देगी। अब तीसरा स्टेप होगा, प्रत्यार्थी जो है उसको शिकायत प्राप्त होगी ना, वैसे ही वो 10 दिन के भीतर अपने दस्तावेजों की सूची और साक्षियों के नाम और पते के साथ शिकायत पर अपना उत्तर फाइल कर देगा। और शिकायत अब चौथा है, शिकायत समिति नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार जांच करेगी। पांचवा बताया हुआ है कि जो शिकायत समिति है वो जांच कर रही है और कोई भी शिकायत करता है फिर प्रत्यार्थी लगातार 3 सुनवाइयों में अनुपस्थित रह रहा है तो शिकायत समिति या तो कार्रवाई को समाप्त कर सकेगी या फिर एक पक्षीय निर्णय दे सकेगी। लेकिन परंतु में बताया हुआ है कि ऐसा कोई भी समाप्ति या फिर एक पक्षीय निर्णय संबंधित पक्षकार को लिखित रूप में 15 दिन का नोटिस दिए बिना नहीं किया जाएगा। पहले 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा, फिर उसके बाद में इसी कार्रवाई की समाप्ति या फिर एक पक्षीय आदेश दिया जाएगा। छठा पॉइंट बताया हुआ है कि कोई पक्षकार जो है इसी जांच के कार्रवाई के किसी भी चरण में एक विधिक व्यवसायी को नहीं इन्वॉल्व करेगा, मतलब विधिक व्यवसायी को लगाने की अनुमति नहीं है। साथ में बताया हुआ है कि जांच का संचालन करने के लिए ना कम से कम 3 सदस्य होने चाहिए, जिसमें से एक या तो पीठासीन अधिकारी या फिर अध्यक्ष हो। तो एक तो या तो पीठासीन अधिकारी या फिर अध्यक्ष, आंतरिक या फिर स्थानीय समिति का जो भी पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष है वो होना चाहिए, और 2 दूसरे सदस्य होने चाहिए। जांच के लिए 3 जने होने जरूरी है। हो जाते धारा 29 पे वापस, तो च और अण और च वाला नियम बन गया। अब 6 में बताया धारा 12 की धारा 1 के खंड ग के अधीन और भी कोई सिफारिश करने के लिए, जो अनुतोष की सिफारिश करने के लिए नियम बनाने थे। तो अब नियमों की धारा 8 में जांच के लंबित रहने के दौरान कौन कौन सी अनुतोष दिए जा सकते हैं? तो समिति द्वारा निम्न अनुतोष की सिफारिश नियोक्ता से की जा सकती है कि जो व्यथित महिला है उसके कार्य का निष्पादन या उसकी गोपनीयता रिपोर्ट लिखने या किसी अन्य अधिकारी को आवंटित करने से प्रत्यार्थी को अवरुद्ध करना। अगर मान लो कि दोनों साथ में कार्य करते हैं, प्रत्यार्थी और व्यथित महिला, और वो प्रत्यार्थी जो है उस व्यथित महिला के कार्य के निष्पादन या फिर कोई गोपनीय रिपोर्ट लिखने या फिर अन्य अधिकारी को आवंटित करने का अधिकार रखता है, तो उस अधिकार से को अवरुद्ध करना। और दूसरा, अगर किसी शैक्षणिक संस्था में व्यथित महिला है तो उसकी शैक्षिक गतिविधि का पर्यवेक्षण प्रत्यार्थी द्वारा न किया जाए। अगर ऐसी घटना किसी शैक्षणिक संस्था में हुई है तो अगर प्रत्यार्थी उसका शिक्षक था तो उसकी शैक्षिक गतिविधि का पर्यवेक्षण उस प्रत्यार्थी द्वारा न किया जाए, ऐसी सिफारिश कर सकती है नियोक्ता से समिति। अब धारा 29 के जगह बताया हुआ धारा 13 की धारा 3 के खंड 1 में जो नियोक्ता कार्रवाई करेगा उसकी रीति के लिए नियम बनाने थे। तो वो नियमों की धारा 9 में बताया हुआ है कि अगर सेवा नियम विद्यमान है तो उसको अलग छोड़ देंगे, अगर सेवा नियम नहीं है तो क्या क्या कार्रवाई करने के लिए शिकायत समिति सिफारिश कर सकती है नियोक्ता या फिर जिला अधिकारी से। पहली बात तो क्षमा याचना लिखित रूप में करे प्रत्यार्थी, या फिर उसको चेतावनी जारी करी जाए, या फिर उसको डांटना या फिर निंदा करना, या फिर उसकी प्रोन्नति को रोकना, और वेतन बढ़ोतरी या फिर वेतन वृद्धि को रोकना, या प्रत्यार्थी की उसकी सेवा समाप्ति कर देना, या फिर उसको परामर्श सत्र में भाग लेने के लिए, फिर सामुदायिक सेवा करने के लिए आदेश देना। ये सब सिफारिशें की जा सकती है। अब धारा 29 की 6 में बताया हुआ धारा 14 की धारा 1 और धारा 2 के नियम बनाते हैं कि कोई भी अगर मिथ्या कार्रवाई की जाती है व्यथित महिला द्वारा या फिर किसी के द्वारा मिथ्या साक्ष्य दिया जाता है तो उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाएगी। तो नियम बनाया गया है नियम की धारा 10 में। तो अगर सेवा नियम है तो उसको छोड़कर, अगर सेवा नियम नहीं है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? अगर शिकायत समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यार्थी जो है उसने अभिकथन दुर्भावना से किया है या फिर कोई भी दस्तावेज वगैरह कुछ चीज़ भ्रामक दस्तावेज पेश किया गया तो उस नियोक्ता से ही सिफारिश कर सकेगा, नियोक्ता फिर जिला अधिकारी से सिफारिश कर सकेगा, जो कि नियम 9 में बताया गया है। वही क्षमा लिखित में क्षमा, डांटना, निंदा, प्रोन्नति वगैरह वही प्रावधान किए हुए हैं।
अब है धारा 29 का अण जे, धारा 17 के दिन जो कार्रवाई की जाए उसकी रीति। तो इसकी रीति तो नहीं बताई हुई है नियम में, बस नियम की धारा 12 में बताया हुआ है कि धारा 16 का उल्लंघन अगर कोई करता है तो धारा 17 के बंधों के अधीन रहते हुए उस उल्लंघन के लिए शास्ति 5,000 रुपये तक की वसूल की जा सकेगी नियोक्ता द्वारा। धारा 17 में बताया हुआ था ना कि जो शास्ति वो विहित की जाएगी, अगर 16 का उल्लंघन किया जाए तो वो 5,000 रुपये है। अब है टर्म में धारा 18 की धारा 1 के दिन अपील की रीति। तो ये अपील की रीति तो बताई हुई है नियम की धारा 11 में। तो अपील की कहाँ जाएगी ये बताया हुआ है इसमें कि औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1946 की धारा 2 के खंड क के अधीन अधिसूचित अपीली प्राधिकारी को अपील कर सकेगा कोई भी। अब धारा 29 के ठर्म में है धारा 19 के खंड ग के अधीन जो कर्मचारियों को जागरूकता के लिए जो भी कार्यक्रम आयोजित करने उनकी रीति क्या होगी। तो नियम की धारा 13 में बताया हुआ है कि नियोक्ता को कौन से कार्यक्रम करने हैं। तो पहला है कि कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के प्रतिशोध निवारण या प्रतितोष के लिए आंतरिक नीति चार्टर या फिर संकल्प की घोषणा तैयार करेगा वो, और उसका व्यापक प्रचार प्रसार करेगा। ऐसे चार्टर वगैरह का उद्देश्य क्या है इसके घोषणा का, तो ऐसा लिंग संवेदी सुरक्षित स्थानों को बढ़ावा देना है इसका आशय। और इससे क्या होगा कि जो कि संस्था में ऐसे अंतर्निहित कारक होंगे जो कि महिलाओं के विरुद्ध प्रतिकूल कार्य कर रहे हैं तो उनको निवारित किया जा सकेगा। अब दूसरा है कि जो कार्यस्थल पर आंतरिक समिति है उनके सदस्यों के प्रबोधन के कार्यक्रम एवं सेमिनार का आयोजन करेगा। तीसरा है किसी पंचायत राज संस्थाएं, ग्राम सभा, महिला समूह, मातृ समिति या किशोर समूह, शहरी स्थानीय निकाय या फिर ऐसे अन्य निकायों में जाकर वो कर्मचारी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगा। चौथा है आंतरिक समिति के सदस्य उनकी क्षमता निर्माण और कौशल निर्माण के लिए कार्यक्रम बनाएगा। पांचवा है कि आंतरिक समिति के सदस्य उनके नाम संपर्क और ब्यूरो की घोषणा करेगा ताकि कोई शिकायत कर सके उनको। अब छठा क्या है, इस अधिनियम के बंधों के बारे में कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए और कार्यशालाओं और जागरूकता का आयोजन करने के लिए जो राज्य सरकारों ने मापदंड बनाए हैं उनका उपयोग करना। और धारा 29 का लास्ट है, धारा 21 के धारा के दिन जो भी समितियां वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी उनका प्रारूप और समय क्या होगा। तो नियम की धारा लास्ट है 14 में बताया है कि वार्षिक रिपोर्ट कैसे बनाई जाएगी। तो जो शिकायत समिति रिपोर्ट तैयार करेगी उसमें निम्नलिखित ब्यौरे होंगे, जिसमें कि वर्ष में प्राप्त लैंगिक उत्पीड़न की जो भी शिकायतें प्राप्त हुई उनकी संख्या कितनी थी, दूसरा शिकायत तो संख्या जिसमें जिनका निस्तारण कर दिया गया, और तीसरा है कि ऐसे मामले जिनका 90 दिन की अवधि तक वो लंबित रहे उनकी संख्या, उनकी जो मामले 90 दिन तक नहीं निपट पाए उनकी संख्या लिखी जाएगी। और लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध जो भी कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए उनकी संख्या कितनी है, नियोक्ता या जिला अधिकारी द्वारा की गई जो भी कार्रवाई है उनका स्वरूप, ये सब उस रिपोर्ट में लिखा होगा। 5 चीज़ें हैं। अब सारे नियम बन गए। अब धारा 29 की धारा 3 में बताया गया है केंद्रीय सरकार जो इस अधिनियम के अधीन जो भी नियम बनाएगी उनको यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के सामने सत्र में 30 दिन के लिए रखेगी। अभी सत्र में एक ही सत्र में पूरे हो सकते हैं 30 दिन, या फिर आगे के सत्रों में भी हो सकते हैं। और जैसे ही ये सत्र पूरे हो जाएंगे और 30 दिन पूरे हो जाएंगे तो वो सदन का सत्र जैसे ही अंत होगा उसका, तो उस सदन को निर्णय लेना पड़ेगा कि वो उस नियम में परिवर्तन करना चाह रहे हैं या फिर इस नियम को रद्द करना चाह रहे हैं। और अगर ऐसा परिवर्तन या फिर रद्द करना चाह रहे हैं वो, तो जिस दिन वो सहमत हो जाते हैं ऐसा करने के लिए उस दिन से ये नियम वैसे ही परिवर्तित या फिर रद्द हो जाएंगे। लेकिन उस नियम के बनने के पहले जो भी कार्रवाई होगी उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा इस नियमों को रद्द या फिर परिवर्तित या फिर रद्द करने का। धारा 4 में बताया कि राज्य सरकार जो नियम बनाएगी ना, धारा 8 की धारा 4 में, वो उनको भी उसके सदनों के समक्ष रखा जाएगा। ये राज्य की विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। अगर दो सदन है दोनों के सामने, अगर जहाँ एक ही सदन है उस एक सदन के सामने। धारा 30 में बताया कि कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति किसी होगी। केंद्र सरकार को राज्य पत्र में आदेश द्वारा इस अधिनियम के प्रभावी बनने में अगर कोई कठिनाई आ रही है तो उसको दूर करने की शक्ति होगी। परंतु बताया गया है कि ये जो आदेश है इस अधिनियम के प्रारंभ होने के 2 वर्ष की अवधि के बाद नहीं पारित किया जा सकेंगे। जो भी कठिनाइयां दूर करनी 2 वर्ष में कर लो, उसके बाद नहीं होगा। इसकी धारा 2 में भी ये बताया गया है कि जैसे ही कोई आदेश पारित किया जाएगा तो उसको भी यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदस्य के सदन के समक्ष रखा जाएगा।